तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जिसमें दो लड़कियां जिनमें से एक का नाम बेकी और एक का नाम हंटर होता है। ये दोनों शहर से दूर सुनसान रेगिस्तान में बने एक ऊंचे टावर पर फंसी हुई होती है और उनके पास अब नीचे उतरने का कोई रास्ता भी नहीं होता। लेकिन ये दोनों लड़कियां आखिर इस जगह पर कैसे पहुंची और क्या ये इस टावर से जिंदा बचकर उतरने में कामयाब होंगी या यहीं पर मर जाएंगी, ये हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो इस कहानी की शुरुआत में हम बेकी को उसके पति डैन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ ऊंचे पहाड़ों पर क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। लेकिन क्लाइंबिंग करते हुए डैन को एक छोटी केव दिखाई देती है जिसमें ग्रिप बनाने के लिए डैन अपना हाथ डालता है। लेकिन तभी अचानक उस केव में से एक पक्षी उड़ता है जिससे डरकर डैन अपना संतुलन खो देता है और वो नीचे गिरने लगता है। हालांकि वह सेफ्टी रो से बंधा होता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने से बच जाता है। जिसके बाद डैन चट्टान को पकड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर बेकी और हंटर भी उसकी मदद के लिए आ ही रही होती है कि तभी डैन की सेफ्टी वायर पहाड़ से निकल जाती है और नीचे गिरकर डैन की मौत हो जाती है। अब ठीक 1 साल बाद दिखाया जाता है कि बेकी आज भी उस इंसिडेंट में मरे अपने पति डैन को याद करके ड्रिंक कर रही होती है। दरअसल बेकी अब नशे की आदी हो चुकी है और वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी होती है। उसकी इस हालत को देखकर बेकी के पिता जेम्स काफी परेशान होते हैं। वो उसे समझाते हैं कि वो इस इंसिडेंट को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, लेकिन बेकी अपने पिता की एक नहीं मानती। बेकी अक्सर डिप्रेशन में अपने मरे हुए पति डैन के नंबरों पर कॉल लगाती रहती है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और एक दिन परेशान होकर एक साथ कई गोलियां खाकर वो सुसाइड करने लगती है। लेकिन तभी उसके सेलफोन पर एक कॉल आती है जो कि उसकी फ्रेंड हंटर की होती है और इस कॉल के बाद बेकी अपना इरादा बदल देती है। अगली सुबह हंटर बेकी के घर पहुंच जाती है। यहाँ ये दोनों अपनी कुछ तस्वीरें देख रही होती हैं और इसी दौरान हंटर बेकी से कहती है कि उसने कुछ प्लान किया है। जिसके बाद हंटर बेकी को अपने सेलफोन में एक बिग 67 नाम का 2000 फीट ऊंचा टावर दिखाते हुए कहती है कि हम दोनों इस टावर पर क्लाइंबिंग करेंगे। पर बेकी जो कि इस समय काफी ज्यादा परेशान थी और इसलिए वो हंटर को मना कर देती है। पर अगली सुबह जब बेकी अपने किचन में जाती है तो वहाँ पर डैन और खुद की तस्वीर के सामने पार्सल में रखी डैन की अस्थियां देखकर वो सोचती है कि अस्थि विसर्जन करने का उसके पास यह एक अच्छा मौका है। अब क्योंकि डैन को ऊंची जगह पर चढ़ने का शौक था तो इसीलिए क्यों न वो उसकी अस्थियां भी ऊंचाई से ही विसर्जित करे। इसके बाद बेकी हंटर के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उस टावर पर चढ़ने के लिए तैयार है। यह सुनकर हंटर खुशी से झूम उठती है और अब ये दोनों गाड़ी लेकर उस टावर की ओर निकल पड़ते हैं। अपने इस सफर के दौरान बेकी हंटर के सेलफोन में कुछ पुराने वीडियोस और फोटोज देखने लगती है और तभी स्क्रॉल करते हुए उसके सामने हंटर की एक फोटो आती है जिसमें उसे हंटर के ऊपर किसी लड़के का हाथ दिखाई देता है। तब बेकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। अब दिन भर ड्राइविंग करते हुए उन्हें रात हो जाती है। तब ये दोनों रास्ते में एक होटल में रात बिताने के लिए रुकते हैं और जब ये दोनों डिनर कर रही होती है तब बातचीत के दौरान हंटर बेकी को बताती है कि अब वो एक यूट्यूब ब्लॉगर है और यूट्यूब से कमाए पैसों से ही अपना खर्चा चलाती है। इसी दौरान खिड़की से बेकी को वो टावर भी दिखाई देता है जहाँ क्लाइंबिंग के लिए वो दोनों जा रही हैं। रात गुजारने के बाद अगली सुबह हंटर और बेकी फिर से अपने सफर की ओर निकल पड़ती हैं। अब यहाँ से वो टावर कुछ ही दूरी पर होता है कि तभी ड्राइविंग करते हुए हंटर फिर से ब्लॉग बनाने लगती है जिसमें वो अपने व्यूअर्स को बताती है कि वो यूनाइटेड स्टेट के चौथे सबसे ऊंचे टावर B67 पर चढ़ने जा रही है। और जब वे टावर के पास पहुंच जाती है तो दोनों देखते हैं कि यहाँ गेट पर डेंजर साइन के साथ एक ताला भी लगा हुआ है। जिसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ती है। कुछ दूरी पर उन्हें एक मरा हुआ जानवर भी दिखाई देता है जिसे गिद्ध कह रहे हैं। हंटर उस जानवर की वीडियो अपने व्लॉग में रिकॉर्ड करने लगती है और उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देती है। अब जैसे ही ये दोनों टावर के पास पहुंचती है तो बेकी टावर की ऊंचाई देखकर नर्वस हो जाती है। वो हंटर से कहती है कि वो इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएगी। दरअसल बेकी को उस इंसिडेंट के बाद से क्लाइंबिंग करे बहुत लंबा समय हो गया था, लेकिन हंटर उसे उसका डर दूर करने के लिए कहती है। जिसके बाद हंटर बेकी की कमर पर सेफ्टी रो बांधकर ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। अब क्योंकि ये टावर काफी पुराना हो चुका था, टावर पर बहुत ज्यादा जंग भी लगा था और सीढ़ियां भी हिल रही थी और इसी वजह से सीढ़ियों पर लगे नट बोल्ट भी ढीले हो चुके थे। अब जैसे ही बेकी थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचती है तो उसके हाथ से टावर की एक सीढ़ी टूटकर नीचे गिरती है। जिसके बाद बेकी और भी ज्यादा डर जाती है पर हंटर उसका हौसला बढ़ाती है। जिसके बाद धीरे धीरे चढ़ते हुए ये दोनों इस टावर की आधी ऊंचाई यानी 1000 फीट तक पहुंच जाते हैं जहां ये दोनों रुककर थोड़ा आराम करते हैं और पानी पीने के बाद फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों
दोनों 1800 फीट तक पहुंच जाती हैं, जहां हंटर बेकी को बताती है कि वे अब अपने लक्ष्य से सिर्फ 200 फीट ही दूर हैं। इसके बाद ये दोनों अपना सफर जारी रखती हैं और कुछ फीट की ऊंचाई पर लगे जाल तक पहुंच जाती हैं। अब यहाँ से आगे एक गोल पाइप होता है जिस पर लगी सीढ़ियों के सहारे हंटर ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जाल पर पहुंचने के बाद बेकी घबराने लगती है क्योंकि यहाँ पर हवा का प्रेशर काफी तेज होता है। पर हंटर के कहने पर बेकी भी गोल पाइप पर लगी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देती है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय जब वो ऊंचाई से नीचे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। तब बेकी हंटर से लौट जाने के लिए कहती है, लेकिन हंटर उससे कहती है कि जब इतनी ऊंचाई पर आ ही गए हैं तो अब सिर्फ कुछ सीढ़ियां चढ़ना ही तो बाकी है। इसके बाद हंटर बड़ी आसानी से टावर पर लगी डिस्क को पार कर लेती है और वो बेकी को भी डिस्क पार करने में मदद करती है, लेकिन आगे चढ़ते समय सीढ़ी के नट बोल्ट लूज होकर गिरने लगते हैं और इससे अनजान ये दोनों लगातार ऊपर चढ़ती रहती हैं और आखिरकार हंटर 2000 फीट की ऊंचाई यानी इस टावर के टॉप पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो बेकी को भी हाथ पकड़कर ऊपर खींचती है और इस दौरान आखिरी सीढ़ी पर लगा बोल्ट भी खुलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश होती हैं और कुछ सेल्फीज लेती हैं। हंटर इस टावर पर लटक कर स्टंट भी करती है और अपने इस स्टंट को बेकी से ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड करवाती है और जब हंटर शॉट्स देकर ऊपर आ जाती है तब वो बेकी से भी ऐसा ही करने को कहती है, लेकिन बेकी ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद हंटर उससे कहती है कि तुम भी कर सकती हो और जब बेकी स्टंट कर रही होती है तो हंटर उसकी सेल्फी क्लिक करती है और कई सारी सेल्फीज लेने के बाद उसे ऊपर खींच लेती है। इसके बाद बेकी अपनी पति की अस्थियां जिन्हें वो अपने साथ लाई थी इस टावर से विसर्जित करती है, जिसे देखकर हंटर भी इमोशनल हो जाती है। अब कुछ देर यहाँ रुकने के बाद बेकी हंटर से कहती है कि अब हमें नीचे उतरना चाहिए, जिसके बाद बेकी सेफ्टी रो बांधकर कुछ कदम ही नीचे उतरती है कि सीढ़ियां टूट जाती हैं और बेकी नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसकी सेफ्टी रो हंटर से बंधी होने की वजह से वो नीचे लटक जाती है, जिसके बाद हंटर उसे ऊपर खींच लेती है। यहाँ बेकी मौत से बचकर आई थी और इसीलिए डर के मारे वो रोने लगती है, पर अचानक ये दोनों हंसने लगती है, लेकिन जब ये दोनों नीचे देखती हैं तो इन्हें पता चलता है कि अब यहाँ से इनके पास नीचे उतरने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जिसके बाद जल्दी से वो दोनों अपने अपने सेलफोन चेक करती हैं, लेकिन यहाँ उन दोनों के सेलफोन पर नेटवर्क ही नहीं होता है और तो और वो बैग जिसमें पानी और कुछ जरूरत का सामान था वो भी नीचे डिश पर गिर चुका होता है। तब ये दोनों यहाँ पर लगे बॉक्स को खोलकर देखती हैं जिसमें एक माइक्रोस्कोप और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन तभी हंटर को बेकी के पैर पर लगी चोट दिखाई देती है जो नीचे उतरते वक्त सीढ़ियों से उसे लगी थी। इसके बाद हंटर अपना शर्ट उतारकर बेकी के पैर पर बांध देती है। अब यहाँ कुछ देर बैठे रहने के बाद हंटर जब फिर से अपना सेलफोन चेक करती है तो वो देखती है कि उस मरे हुए जानवर की वीडियो जिसने उस टावर के नीचे अपलोड की थी वह पोस्ट हो चुकी है और उस पर अब कई व्यूज भी आ चुके हैं। तब हंटर बेकी से कहती है कि इस जगह पर नेटवर्क तो है पर शायद ब्रॉडकास्टिंग की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसके बाद हंटर अपने सेलफोन में इमरजेंसी सेवा 911 पर एक मैसेज टाइप करती है जिसमें वो लिखती है कि हम B67 टावर पर फंसे हैं, हमारी मदद करो, और इस मैसेज को सेंड कर सेलफोन को रस्सी से बांधकर नीचे डिश के पास लटकाती है ताकि सेलफोन में नेटवर्क आने पर मैसेज उस नंबर तक पहुंच जाए, पर सेलफोन से बंधी रस्सी छोटी पड़ जाती है और उस डिश तक नहीं पहुंच पाती। तब हंटर नीचे सीढ़ियों पर लटककर सेलफोन को डिश के पास पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहती है और वो फिर से ऊपर चली जाती है। तब हंटर अपने एक शूज में सेलफोन डालकर शूज को नीचे फेंकती है, पर इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिरने के बाद सेलफोन पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ देर बाद उन्हें नीचे एक आदमी और उसका एक कुत्ता भी दिखाई देता है जिन्हें देखकर बेकी और हंटर हेल्प के लिए चिल्लाती हैं, पर इतनी ऊंचाई से बेकी और हंटर की आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंच पाती। जिसके बाद बेकी अपने शूज निकालकर नीचे फेंकती है जो नीचे गिरी सीढ़ी पर जाकर गिरता है और तब पीछे कुछ हलचल देखकर वो आदमी वापस पीछे आता है और उस शूज को उठाकर देखता है, लेकिन इस सुनसान जगह पर चारों तरफ देखने पर जब उसे कोई नहीं दिखाई देता तो वो उस शूज को वहीं फेंक कर जाने लगता है और यह देखकर बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे ऐसा करने से रोकती है। वो उससे कहती है कि इस समय फ्लेयर गन की रोशनी किसी को दिखाई नहीं देगी और जब अंधेरा हो जाता है तब उन्हें सामने दो आदमी दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर बेकी फ्लेयर गन हवा में चलाती है, जिसे देखकर वो आदमी समझ जाता है कि टावर पर कोई फंसा हुआ है और जब वो अपनी माइक्रोस्कोप से उस टावर की ओर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर बेकी और हंटर दिखाई दे जाती हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी लेकर टावर की ओर बढ़ते हैं। यह देखकर बेकी और हंटर दोनों खुश होती हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वो दोनों आदमी उनकी मदद करने के बजाय उनकी गाड़ी चुराकर भाग जाते हैं और यह देखकर बेकी और हंटर निराश हो जाते हैं। यहाँ रात भर बैठे बैठे बेकी की नजर हंटर के पैर पर लिखे एक कोड पर पड़ती है जिस पर 143 लिखा होता है। तब बेकी को याद आता है कि उसका पति डैन बेकी को जब भी आई लव यू बोलता था तब वो इस कोड
कोड का इस्तेमाल करता था। अब इस बारे में बेकी हंटर से पूछती है, तब हंटर उसे बताती है कि तुम्हारी शादी से पहले डैन और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन डैन से तुम्हारी शादी होने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। ऐसा कहते हुए हंटर बेकी से माफी भी मांगती है। इसके बाद सुबह होने पर बेकी अपना सेल फोन देखकर कहती है कि उन्हें यहाँ 24 घंटे हो चुके हैं और अब इन दोनों को जोर से प्यास भी लगी होती है। तब हंटर उस बैग को लेने के लिए सेफ्टी रो के सहारे नीचे उतरती है, लेकिन सेफ्टी रो छोटी होने की वजह से वो डिश से काफी दूर रह जाती है। जिसके बाद हंटर सेफ्टी रो अपनी कमर से हटाकर उसे पकड़कर लटक जाती है, लेकिन इसके बाद भी जब वो बैग तक नहीं पहुंच पाती तो वो जंप लगाते हुए डिश पर कूद जाती है और बैग से बोतल निकालकर पानी पीती है। इसके बाद बैग को सेल्फी स्टिक के सहारे रस्सी से लटका देती है और खुद भी जंप लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। यह देखकर बेकी रस्सी को ऊपर खींचना शुरू करती है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर जब हंटर सीढ़ी को पकड़ने वाली होती है कि तभी उसका हाथ रस्सी से छूट जाता है और हंटर नीचे गिर जाती है। यह देखकर बेकी बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने अपने पति डैन की तरह अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त को भी खो दिया है। और मायूस होकर जब वो नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखाई देती है। हालांकि अब हंटर के दोनों हाथों में चोट लग चुकी थी। जिसके बाद बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींच लेती है। तब हंटर के ऊपर पहुंचने के बाद बेकी भी पानी पीती है और एक पेपर पर वही मैसेज जो हंटर ने पिछली बार सेल फोन में टाइप किया था उसे लिखकर ड्रोन की सहायता से सामने उस होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन उस होटल तक पहुंचने से पहले ही ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जिसके बाद बेकी उस ड्रोन को वापस अपनी ओर ले आती है। अब सारी रात गुजारने के बाद बेकी प्लान करती है कि वो हंटर की बताई ट्रिक से इस टावर के पोल पर लगी लाइट को हटाकर ड्रोन को चार्ज करेगी और सुबह होते ही बेकी पोल पर चढ़कर लाइट हटाकर चार्ज लगाती है, लेकिन उस चार्ज सॉकेट में चार्ज थोड़ा लूज होने की वजह से बेकी को चार्ज पकड़े रखकर ही ड्रोन को चार्ज करना पड़ता है। और ऐसे में उसकी मुसीबत तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब वहाँ पर उड़ रहा गिद्ध उस पर बार बार अटैक करने लगता है। लेकिन ड्रोन के पूरी तरह से चार्ज होने तक बेकी उस पोल को पकड़कर वहीं पर लटकी रहती है और जब ड्रोन चार्ज हो जाता है तब बेकी नीचे उतरकर फिर से ड्रोन को उड़ाते हुए उस होटल की ओर ले जाने लगती है। और जब ड्रोन होटल के पास पहुंचने वाला ही होता है कि तभी ड्रोन की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और ड्रोन पूरी तरह से टूट जाता है। यह देखकर बेकी फिर से निराश होकर हंटर से बात करने लगती है। इस दौरान बेकी की नजर हंटर के दूसरे शूज पर पड़ती है और बेकी हंटर से उसका शूज मांगती है। तब हंटर उसे बताती है कि उसका शूज तो नीचे डिश पर ही पड़ा है। और अब यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दरअसल हंटर तो उसी समय ही मर चुकी थी जब वो नीचे गिरी थी और अब तक बेकी हंटर की जो प्रेजेंस महसूस कर रही थी वो उसका एक भ्रम था। और जब उसे पता चलता है कि वो अकेले ही यहाँ सरवाइव कर रही थी तब वो और ज्यादा टूट जाती है। अब रात को यहाँ पर बेकी अपने पिता के साथ बचपन की वीडियो देखकर रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर उसके पिता भी बेकी के घर नहीं आने की वजह से परेशान थे। अगली सुबह जब बेकी सो रही होती है तो गिद्ध बेकी के पास आकर उसके पैर पर लगी चोट से मांस खाने लगता है और तब मौका पाकर बेकी उस गिद्ध को पकड़ लेती है और लोहे के जाल से भिड़ाकर उसे मार देती है। अब क्योंकि बेकी बहुत ज्यादा भूखी होने की वजह से कमजोर हो चुकी होती है, इसीलिए वो उस गिद्ध का मांस खाने लगती है और जब उसमें थोड़ी एनर्जी आती है तो वो सेफ्टी रो के सहारे लटककर डिश तक पहुंच जाती है जहां हंटर की बॉडी पड़ी होती है। बेकी हंटर के पैर से उसका शूज निकालती है और उसके सेल फोन में मैसेज टाइप करके शूज में डाल देती है। इसके बाद बेकी उस शूज को हंटर की डेड बॉडी में डालकर नीचे गिरा देती है और जब वो मैसेज इमरजेंसी सर्विस तक पहुंच जाता है तो पुलिस उस जगह पर आकर बेकी को सही सलामत नीचे उतार लेती है। तभी कुछ देर बाद बेकी के पिता भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और पुलिस को एक डेड बॉडी उठाकर ले जाता देखकर उन्हें लगता है कि उनकी बेटी बेकी उस दुनिया में नहीं रही है। लेकिन तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी के पास बेकी दिखाई देती है। तब बेकी अपने पिता के पास दौड़ती हुई आती है और गले लगकर रोने लगती है और इस फिल्म की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।